दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आशा है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल मित्रों हमने एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसे सुबह तक 1600 आदमियों ने देखा है और उस पर जो सब्सक्राइबर हैं वे भी बहुत कम आए हैं, उम्मीद से बहुत कम आए हैं। परसों जो वीडियो शूट की थी वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा आए। किंतु कल की वीडियो बहुत अहम थी, जिसमें राशन कार्डों के बारे में आपको बताया था कि एक राशन विक्रेता के लिए राशन कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। जब भी किसी राशन दुकान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके विरोधी पक्ष एक तरफ हो जाते हैं और वो उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो राशन ले लेते हैं, उन्हें बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। तो उसमें पूरा माहौल एक राशन विक्रेता के खिलाफ तैयार हो जाता है, जिसमें जो पूर्ति निरीक्षक है या जांच अधिकारी है वो अपनी आख्या प्रस्तुत करता है। उसमें सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि जांच अधिकारी उनके बयानों के आधार पर ही अपनी कार्रवाई सुनिश्चित रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के बाद फिर वो अपना जो भी आगे विभागीय कार्रवाई है वो शुरू कर देता है। तो उस संबंध में हमने अवगत कराया था कि राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राशन विक्रेताओं की जान बचा सकता है। जान इसलिए बचा सकता है क्योंकि एक राशन विक्रेता का मौलिक अधिकार है कि वो राशन कार्ड पर प्रविष्टि करे और वो राशन कार्ड धारक के पास रहता है। वो उसी समय लेकर आता है जब वो राशन लेने के लिए आता है। तो जिस प्रकार आपका कोटा कार्ड है, आपके कोटा कार्ड पर सभी एंट्री होती है, इसी प्रकार राशन कार्ड पर भी एंट्री होती है। तो उसमें शासनादेश में यह कहा गया कि यदि कोई जांच अधिकारी जांच करता है और उसमें लोगों के बयान के आधार पर ही कार्रवाई न करे, राशन कार्ड की जो एंट्री है उन पर भी ध्यान दें। तो हमने शासनादेश दिया था और बताया था और आपसे सभी से ये सलाह दी थी कि अपने जो राशन कार्ड हैं वे सभी अपना उन्हें कील कांटे लगा कर उन्हें दुरुस्त कर लें। यदि पेज नहीं है तो पेज लगा लें। तो कल ये बात बताई थी, इसमें शायद लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए लोगों ने ना उसे शेयर किया ना उसे आगे भेजा। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, फिर भी इसे ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि राशन विक्रेता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक की बात आती है कि राशन विक्रेता को अपने दुकान का स्टॉक पूर्ण रखना चाहिए। जितना मशीन में उतना दुकान पर होना जरूरी है। 10-20 किलो का प्लस माइनस हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकान का जब सत्यापन हुआ स्टॉक का तो उसमें स्टॉक ज़्यादा भी मिला और खुद राशन विक्रेता कह रहा है जी मेरा तो स्टॉक कम है ही नहीं, इसमें तो फालतू कट्टे मिले हैं, फालतू सामान। जबकि उसे ये नहीं पता कि स्टॉक से ज़्यादा मिलना भी गलत है और कम मिलना भी गलत है। 10-20 किलोग्राम ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरी बात है कि रोजाना प्रतिदिन ये आपकी रोजी रोटी है, जो भी दाल रोटी चल रही है, यदि जेब खर्च नहीं चल रहा है तो खाना तो परिवार को मिल रहा है, तो सुबह उठें और अपना रजिस्टर अपना स्टॉक चेक करें। जो जितना आपने सेल किया है उसे माइनस करके अपना ग्रोस स्टॉक निकाल कर रखें। दूसरी बात सावधानी क्या रखनी है कि अपने जो बोर्ड वगैरह हैं, स्टॉक बोर्ड है, टोल फ्री नंबर है, वे अपना दुरुस्त कर लें। तो जांच अधिकारी एक पॉइंट पर भी ये एक एग्रीमेंट है जिसमें ये चीज़ आपको करनी जरूरी है, अपनी दुकान पर ये दुरुस्त रख रहे हैं। तीसरी बात आती है राशन अपना माहौल सही करना। आपके दुकान के आसपास जितने भी 20-30-50 घर हैं, आप उन्हें थोड़ा सा उनसे मधुर संबंध रखें, क्योंकि जांच अधिकारी आएगा आपके दुकान के पास आएगा। यदि आपका पड़ोसी आपकी बुराई कर रहा है, आप कह रहा है कि तो गलत देता है, कम तोलता है, वो तोलता है, तो उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी।
तो आपके दुख दर्द में आपका पड़ोसी काम आएगा, उसे आप थोड़ा सा ऐसे हिसाब किताब से रखें कि उन्हें उनके कार्ड वगैरह उन्हें सही मात्रा में सामान दें। बाकी आप समझदार हैं। तीसरी बात है कि अपना खाद्यान्न पूरा लें। एक ठेकेदार आता है, वो अनपढ़ है, ट्रॉली जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, और वो आपको कम मात्रा में खराब गुणवत्ता का सामान आपकी दुकान पर दे देता है या आपको कहीं भी बाहर सौंप देता है, और राशन विक्रेता उसे लिख कर दे देता है कि मैंने पूर्ण मात्रा में, सही गुणवत्ता का सामान प्राप्त किया है। जब आप सामान कम ले रहे हैं, खाद्यान्न कम ले रहे हैं, तो लिखकर क्यों दे रहे हैं कि भाई मैंने पूर्ण मात्रा में, सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त। जब सही खाद्यान्न आपने प्राप्त नहीं किया तो आपको भी लिखकर नहीं देना चाहिए। जब आपने लिखकर दे दिया, आपके कम मिले कुछ भी मिले, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसका देखभाल करना आपका है। एक विवर्ष ने कहा था कि जो मॉडल शॉप बननी है, यदि उसमें चोरी हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार राशन विक्रेता ही होगा, क्योंकि वो दुकान राशन विक्रेता के नाम अलॉट की गई है, खाद्यान्न राशन विक्रेता है का है, तो उसके देखभाल, उसका ताला, चौकीदारी जो भी है वो राशन विक्रेता को ही करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स बताइए आपको कि अपना संबंध माधुरी रखें। अब बात आती है कि जब एक राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें आप लोगों को भी उस जांच में जाना चाहिए। क्यों? आपके पीछे जो जांच होती है वो सारी आपके खिलाफ जांच जाती है, और जब आपके सामने बात होती है तो बहुत से आदमी शर्म के मारो वो चले जाते हैं, या फिर जो वहां रहते हैं तो वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, और वो सही बयान देंगे। तो ये बातें ध्यान रखने वाली बात है। अब जो कल मैंने आपको बताया था कि ये न्याय सांघिक न्याय क्या है, न्याय सांघिक न्याय क्या है? न्याय सांघिक न्याय को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय सांघिक न्याय का सिद्धांत। यह न्याय प्रणाली में किया जाता है। तो जितने भी पूर्ति निरीक्षक या जिला खाद्य अधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी हैं, वे कहीं ना कहीं न्याय सांघिक न्याय का उल्लंघन करते हैं। जिसमें सबसे बड़ी कमी होती है कि जब किसी राशन विक्रेता के खिलाफ जांच कार्रवाई होती है तो उसकी जो जांच आख्या है मूल रूप से वो राशन विक्रेताओं को नहीं दी जाती, वो दी जानी चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि मूल आख्या नहीं देते हैं, एक आरोप पत्र बना देते हैं, उसमें सरसा लिख देते हैं, बबली ने, कट्टू ने, बिल्ली ने, चूचूहे ने, जो भी नाम है लिखने की, इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत करी, खाद्यान्न कम दिया है, 2 किलो कम दिया, 1 किलो कम दिया है, वो सीधा उसमें उसे लपेट के कहानी बना के और वो आरोप पत्र जारी कर देते हैं। उस जब आरोप पत्र जारी होता है तो राशन विक्रेता को भी चाहिए कि बिल्कुल सतर्क हो जाए, उसे हल्के में मत लें, उसे मान लें कि कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू हो चुकी है और ये अब युद्ध शुरू हो चुका है, और युद्ध में कोई किसी को खीर खांड नहीं बांटता। तो सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग से अपने आप कोई भी जवाब न लिखें, उसमें जो भी आपके सबूत हैं उन्हें तैयार करें, और सबसे पहले आप सीधा ऑफिस में जाएं और एक प्रार्थना पत्र दें कि मुझे इसकी मूल प्रतिलिपि चाहिए, जांच आख्या की प्रतिलिपि दें और रिसीव करवाएं बाकायदा। ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर को दे दे, बाबूजी ये कॉपी दे दो जी, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, चपरासी को दे रहे हैं। नहीं, जब लिखित में आपके पास आया तो लिखित में ही सीधा एक पत्र लिखें कि मुझे आरोप पत्र प्राप्त हुआ है, किंतु जो मूल रूप से जांच आख्या है मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आप मुझे सबसे पहले स्पष्टीकरण देने से पहले मुझे जो जांच आख्या है उसकी प्रतिलिपि मुझे दी जाए। प्रार्थना पत्र दें, किससे मत मिले, डाक में दें, वहां से मोहर लगवाए, साइन करवाए, अपने पास रख लें और आराम से बैठ जाएं। तो इसमें यदि आपको वो जांच आख्या नहीं दी जाती है
तो आप स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य नहीं है। आप उसे रोक दें कि मुझे जांच क्या नहीं मिली, मैं क्या स्पष्टीकरण दूं। और यदि फिर भी आप पर नोटिस आता है तो आप उसका जवाब दें, और इसमें सीधा लिखे कि जो आरोप हैं वह बिल्कुल निराधार हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, और जो आरोप दिए हैं, जो जांच आख्या की गई है, वो दुर्भावना से प्रेरित की गई है। उसमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं यहीं पर ही राष्ट्रनिर्माता करते हैं। तो यदि जांच आख्या आपको नहीं मिलती, ये भी आपका नैरसंगिक न्याय का सिद्धांत के विरुद्ध है। आपकी सुनवाई, आप दस्तावेज दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं, वो आपके सस्पेंशन में या उसमें नहीं लिया जा रहा है, उसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो वो भी इस सिद्धांत के विपरीत है, नैरसंगिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। नैरसंगिक न्याय ये कहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाए। इस संबंध में एक याचिका दाखिल हुई थी 11/448/2017, ये राजीव कुमार ने दाखिल की थी, जिसमें इन पर आरोप घटतौली का था और मात्रा कम अधिक देने का था, मूल्य भी ज्यादा लेने का था। तो बहुत ज्यादा आरोप इन पर तैयार किए गए और इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इसमें दोबारा जांच की जाए, तो वो जांच भी दोबारा नहीं हुई। इसका जो मेरा नंबर है मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा, आप इसे नेट से निकलवा लेना। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी शासनादेश मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये नहीं पता किस करवट उठ बैठ जा, कब कौन अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इसका मैं मोटा मोटा निर्णय बता रहा हूं। इसमें जो जज थे वे शमशेरी थे, इनका नाम है सौरभ श्याम शमशेरी न्यायमूर्ति, और ये आजमगढ़ का प्रकरण है। इसमें जो परिशीलन किया गया है, स्पष्टीकरण किया है, उसमें अनियमितता बरती गई है। तो नर्स से इसमें जो मेन बिंदु दिया है यह है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या 14/9/16 की भी कॉपी अपीलकर्ता को नहीं दी गई, जो मैंने अभी बताया था कि जांचकर्ता की कॉपी ले आप। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने 24/6/2016 की शिकायत पर 26/6/16 की जांच रिपोर्ट दिया और प्रार्थी के स्पष्टीकरण के समस्त अभिलेखों का परीक्षण भी पूर्ति निरीक्षक द्वारा किया गया, बताया गया। पुनः जांच आख्या 24/9/16 को दी गई। इस प्रकार शिकायतकर्ता ही जांच अधिकारी के रूप में अनुपस्थित नष्ट करने का निर्णय भी लिया, जो कानूनन गलत है। तो आप इसे निकलवा लें, और निकलवाने के अनुसार तो बाद में जो इन्होंने लिखा है, ऐसा दस्तावेज जैसे जांच आख्या, निरीक्षण आख्या जिसका उपयोग पीड़ित के विरुद्ध किया गया है, उसकी प्रति उसको न देना ऐसे सत्यापित नियमों के विरुद्ध होगा तथा ऐसे आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा गया है कि कई निर्णयों में निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि नैरसंगिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर समस्त कार्रवाई निरस्त की जा सकती है। तो ये नैरसंगिक न्याय ये आपके लिए रामबाण है। इसमें आप जो निर्णय दिया है, इसमें ये दिया है कि वर्तमान प्रकरण उप जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रतिपरीक्षण कर इन निर्देशों के साथ किया जाता है, जो वर्तमान प्रकरण को नैरसंगिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के मिलने के
4 सप्ताह के अंतर्गत गुण दोष के आधार पर निस्तारित करेंगे। तो जो आपको बताया कि जो ये चीज है, आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें और अपना थोड़ा सा सतर्क रहें, खाद्यान्न पूरा लें, खाद्य स्टॉक पूरा रखें, शिकायत ना होने दें। यदि शिकायत करता कोई है तो उससे भी सतर्क हो जाए, उसकी शिकायत करें कि इसका राशन कार्ड अपात्र है या कोई उसकी कमी देखकर, जब वो आपकी कमी देख रहे हैं। ग्राम प्रधान यदि आपके विरुद्ध है तो वो दूध का धुला हुआ नहीं है। यदि आरोप आप पर लगते हैं तो ग्राम प्रधान पर भी लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि ग्राम क्षेत्रों में ग्राम प्रधान कोटेदारों के विरुद्ध हैं। कारण क्या है कि पहले जब व्यवस्था चलती थी उस समय प्रधान के हस्ताक्षर होते थे और प्रधान कोटेदार से कहीं चीनी लेता था, कहीं अपने जो आदमी है उन्हें पर्ची लिख के देता था, इसे खाद्यान्न दे दें। तो उसमें शिकायत हुई, कई जगह प्रधानों के खिलाफ आदेश किए, ग्राम सचिव के सिग्नेचर होने शुरू कर दिए, पटवारी के, लेखपाल के सिग्नेचर होने शुरू कर दिए वितरण प्रमाण पत्र पर। तो इस प्रकार ग्राम प्रधान भी अक्सर देखे गए हैं कि राशन व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं और वही राजनीति है, गुटबंदी है। तो आप भी यदि आप उसका लेखा जोखा निकाल लें तो बहुत उसमें झोल मिलेंगे। एक झोल की शिकायत आप अपने आदमी से अपना आप करा दें, प्रधान अपना हो जाएगा। यदि कोई कार्यधारक गलत करता है तो अपना उसकी देखा कि इसमें क्या व्यवस्था है और जांच हो रही है। जो लोग आपको परेशान करते हैं उनके अपने उन्हें राशन से वंचित कर दिया जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि अपना स्टॉक पूरा रखें, स्टॉक रजिस्टर पूरा रखें और जब भी यदि किसी के विरुद्ध कार्रवाई होती है तो उसमें जांच आख्या मांगे। यदि नहीं देता है तो सोने पर सुहागा है। और जो जांच होती है आप दोबारा फिर प्रार्थना में डाल दें कि जांच सही नहीं हुई, दोबारा जांच करावें, 3 बार जांच करावें, वो आपका अधिकार है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि यदि आपको बात अच्छी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भेजेंगे। आपके फायदे की हम बात बताने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।